तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही लाइव आपको पढ़ा चुका हूं, तो जिसने नहीं देखा है आप जाके वो लाइव स्ट्रीमिंग देख लीजिए। और चलिए आगे शुरू करता हूं, और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों आप लोग को ये अच्छा लग रहा है क्या, ये जो मैंने दिया हुआ इफेक्ट? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंबसन और बर्निंग। हम लोग क्या करेंगे आज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कार्बन और कंपाउंड का, कार्बन एंड कंपाउंड का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है कि कंबसन, जैसे आपको पता है कोई चीज़ जलने को हम लोग कंबसन कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। ठीक है, मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन क्या होता है, इट बर्न। कार्बन जो होता है वो बर्न होता है और क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोडक्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट। हीट और लाइट भी बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आता है एल्केन। ठीक है, तो जो एल्केन होता है, एल्केन भी कार्बन कंपाउंड है ना। तो एल्केन जो होता है ये जब बर्न करता है तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट, बहुत सारा हीट ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए जो एल्केन है, एल्केन इसलिए एक एक्सीलेंट फ्यूल्स माना जाता है, एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है एल्केन को। ठीक है, ओके। और जब सफिशिएंट एयर का सप्लाई हो तो बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। अगर सफिशिएंट एयर का सप्लाई हो तो अब हम लोग आपको दिखाएंगे, जब मीथेन CH4, आपको पता होगा CH4 का हम लोग बोलते हैं मीथेन। जब मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब ये बर्न करता है, जब ये क्या करता है, कंबसन होता है। ठीक है, जब कंबसन होता है, ठीक है, तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, और क्या देगा दो बच्चों, हीट देगा और लाइट देगा। ठीक है, तो जब मीथेन को प्रॉपर एयर मिलता है तो क्या करता है, मीथेन जलता है और कंबसन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और साथ साथ में लाइट भी। अब मीथेन जो होता है बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है बर्निंग के टाइम में। ठीक है, और इसीलिए मीथेन जो है आप लोग अपने घर में भी यूज़ करते हो, इसलिए मीथेन आप लोग अपने घर में भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो द कुकिंग गैस जो होता है हमारा LPG, घर में आपको पता होगा LPG। ठीक है, तो ये जो कुकिंग गैस होता है LPG, ठीक है, ये जो है इसको भी, ये क्या है, ये ब्यूटेन है एक्चुअल में। मैंने आपको पहले भी शायद लाइव सेशन में पढ़ाया होगा, ये ब्यूटेन है, C4H10। ये क्या है, ब्यूटेन है, और हमारे घर के LPG में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमारा एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है इसको। और कार्बन और इसे कंपाउंड को इसलिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आते सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे कि एल्केन्स, ये ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ब्लू। बच्चों ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ब्लू। रीता चौधरी, कैसे हो सर? रीता चौधरी, अच्छा हूँ। ब्लू और नॉन सूटी, नॉन सूटी मतलब वो जो काला काला धुआं निकलने वाला, जिससे बर्तन काला हो जाता है ना, वैसा फ्लेम नहीं होता, ये एकदम क्लीन फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम कहने का मतलब बहुत क्लीन फ्लेम। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। तो सैचुरेटेड कार्बन जो है, इसमें आपको जो भी सैचुरेटेड कार्बन हो, एल्केन्स, ठीक है, वो क्या होता है, ये जलते हैं विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि सप्लाई ऑफ एयर कम कर दिया जाए, ठीक है, अगर सोचो कोई एल्केन जल रहा है और उधर सप्लाई ऑफ एयर कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तब इनकम्प्लीट कंबसन होगा। तब क्या होगा, तब इनकम्प्लीट कंबसन होगा। ठीक है, और अगर इनकम्प्लीट कंबसन होगा तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जो होगा वो कंप्लीट बर्न नहीं होगा और सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन दें तब तो ये होगा, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन ना दें तो क्या होगा, तब फिर ब्लू फ्लेम नहीं होगा। तब कैसा चलेगा वो,
वो उसमें भी उसमें भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होगा, सूटी फ्लेम, ठीक है। सूटी मतलब क्या होता है कि बहुत सारा काला कलर का धुआं निकलता है, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट एयर ना दे, सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई ना दे, तो ये फिर सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, चाहे वो सैचुरेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि एल्केन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले तो ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले तो ये कंप्लीट बर्न नहीं होगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिले, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई मिले, तब वो फिर सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। तो ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, कंप्लीट, ठीक है, ओके। अब हमारे घर में जो गैस स्टोव होता है, गैस का स्टोव आपको पता होगा, हमारे घर में, सबका घर में गैस है। सर एक्सप्लेन प्लीज, नेटवर्क दे रहा था। ओके बाबू, आप एक काम करना ना, जब मतलब री एक्सप्लेन करना तो ठीक बात नहीं होगा। आप जब मेरा ये वीडियो ख़त्म होगा आप थोड़ा शुरू का देख लीजिएगा, ठीक है एकलव्य, तब तक आप कंटिन्यू सुनिए आगे का, ओके। तो घर में सबका गैस हो, गैस में आपको देखा होगा गैस में एक बर्नर होता है, ठीक है। गैस में एक बर्नर होता है स्टोव, उसमें बहुत सारे छेद होता है, बहुत सारा छोटा छोटा छेद होता है, ठीक है। वो छेद क्यों होता है पता, ताकि वहाँ से प्रॉपर एयर पास हो सके और प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई मिल सके, ठीक है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई मिल सकता है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। तो जो ये ब्यूटेन होता है हमारा एलपीजी के अंदर, ये जो हमारा ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, ये ब्यूटेन प्रॉपरली जलता है, क्योंकि इसको कंप्लीट पूरा ऑक्सीजन मिलता है, भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए वो ब्लू फ्लेम में जलता है हमारा घर का जो ओवन है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कभी आपका घर में कभी कभी बर्तन काला हो जाता है ना, तो वो बर्तन काला हो रहा है, इसका मतलब आपका जो बर्नर का जो गैस का जो स्टोव है, गैस का जो स्टोव होता है उसमें जो छेद होता है वो पक्का जाम हो गया है, समझ गए, वो जाम हो गया है, वो भर गया है, और इसलिए क्या हो रहा है कि प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि वो जो एलपीजी है, जो ब्यूटेन अंदर से निकलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो प्रॉपर कंबसन नहीं हो रहा है, कंप्लीट कंबसन नहीं हो रहा है। इस कारण से जो इनकम्प्लीट कंबसन के कारण, इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, इसलिए आपका बर्तन काला हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं अनसैचुरेटेड का बात करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड का बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हमेशा येलो फ्लेम के साथ जलता है, हमेशा येलो फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, ओके। तो हम अनसैचुरेटेड का बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड हमेशा येलो फ्लेम के साथ जलता है। ये बातें क्लियर रखना, ये सब पूछ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है बच्चों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, ठीक है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, वो हमेशा क्या येलो फ्लेम के साथ जलेगा। कैसा फ्लेम, येलो, डट्टी फेलो, ठीक है, ओके। तो बच्चों कारण क्या है, जैसे घर में इथिन हो, इथाइन हो, कुछ भी हो, ये जब भी जलेगा तो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। सूटी फ्लेम और येलो, सूटी मतलब क्या, धुआंधार, ठीक है, और येलो कलर का फ्लेम, धुआंधार और येलो कलर का फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, येलो कलर का फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्योर ऑक्सीजन के साथ जले तो क्या वो कंप्लीटली बर्न होंगे, तो क्या वो कंप्लीटली बर्न होंगे, ठीक है ना, ये वाला बात होता है। तो ये बात अगर जानना है तो सिंपल सा बात है कि अगर कभी भी आपका इथाइन या एल्कीन या एल्काइन कभी भी अगर जले, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये कभी भी आपका, मेरे हिसाब से सिंपल सा बात है, देखो बोल रहा है कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न किया जाए प्योर ऑक्सीजन में, एकदम प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, तो देन दे विल बर्न विद कंप्लीटली ब्लू फ्लेम, ठीक है, विदाउट अ स्मोक एट ऑल। कहने का मतलब है कि अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी अगर प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई दिया जाए, एकदम प्योर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए, तो ये क्या करेगा, ये कोई सूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एसिटाइलिन को बर्न करेंगे एयर में, तो वो क्या होता है, वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है, ठीक है।
अगर एयर में करेंगे तो, अगर एयर में, ठीक है। लेकिन अगर उसी को अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन, एयर नहीं, प्योर ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग करेंगे तो, एयर का ऑक्सीजन के साथ नहीं, एयर में तो सिर्फ 20% ऑक्सीजन होता है। प्योर ऑक्सीजन कहने का मतलब है जितना है पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर नॉर्मल एयर के साथ जला तब तो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा येलो कलर का, लेकिन अगर वो आपका प्योर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो वो फिर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या मैं नाम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एसेटाइलिन। आपको पता होगा एसेटाइलिन को हम लोग इथाइन भी बोलते हैं, क्या, इथाइन। अगर इथाइन को हम लोग प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बर्न विद ब्लू फ्लेम, ओके। तो कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कार्बन कंपाउंड के इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण। इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण क्या होता है कि जो अनबर्न कार्बन होता है वो सूट के फॉर्म में वो धुआं के साथ चला जाता है और वो हमारा एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, हमारा बर्तन को काला करता है, ठीक है, हमारा फैक्ट्रीज में जो चिमनी वगैरह है उसको गंदा कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और इनकम्प्लीट कंबशन का और एक नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, समझ गए। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खराबी चीज़ है, ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आया होगा कंबशन के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं क्या पढ़ा रहा था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कंबशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, देखिए सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में बोला कि द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। कह रहा है कि अगर कभी भी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, किससे, या तो क्लोरीन से या किसी भी दूसरे एटम से, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो अनरिएक्टिव होने के कारण से क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करते काफ़ी सब्सटेंस के साथ। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एक एग्जांपल देख लें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन, ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ। तो जब भी मीथेन रिएक्ट करेगा, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, है ना। मीथेन जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, CH3Cl। क्या हुआ, इधर 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन रहेगा और एक हाइड्रोजन का जगह क्या चला आया, क्लोरीन चला आया, और प्लस HCl प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl। तो दैट मीन्स इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, पहले क्या था, CH4 था, बाद में ये क्या हो गया, CH3Cl, है ना। बात में समझ में आया आपको। तो कभी भी अगर एल्केन या सोचो मीथेन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और कौन रिप्लेस करेगा, क्लोरीन रिप्लेस करेगा। और ये जो बना इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। हम लोग ये ग्रुप्स में भी पढ़ चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। हाँ, सारे बच्चे कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दीप्ति राज और जो भी है, एकलव्य और रितु चौधरी, रीता चौधरी, रीना चौधरी, जो नाम मेरे को दिख रहे हैं सारे कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आप समझ गए होंगे मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर बोलूँ कि सप्लाई ऑफ क्लोरीन अगर ना रोका जाए, सप्लाई ऑफ क्लोरीन अगर कंटिन्यूस रखा जाए, तो यही रिएक्शन क्या हो जाएगा आपको पता है, फर्दर ये और क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते जाएगा, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा,
फिर से क्लोरीन क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा, CH2Cl2 प्लस HCl, ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, ओके, CH2Cl2। उसके बाद फिर अगर फर्दर और क्लोरीन को हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये जो CH2Cl2 है ये अब क्या बन जाएगा, ये CHCl3 बन जाएगा। अभी भी अगर हमने क्लोरीन का सप्लाई को नहीं रोका तो ये CHCl3 क्या बन जाएगा, ये CHCl3 तो भैया CCl4 बन जाएगा। और आप देखो पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। पहले भाई 4 हाइड्रोजन हुआ करते थे, अब चारों क्लोरीन हो गए। दैट मीन्स क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये देखो क्या बन गया, ये जो कुछ ऐसा ये चेन रिएक्शन मैंने आपको दिखाया। ये क्यों, ये अगर हमने क्लोरीन का सप्लाई को कंटिन्यूस रखा, मतलब क्लोरीन हम लोग सप्लाई करते रहे और रिएक्शन को कंटिन्यूस करते रहे, तो क्या होगा कि एक एक करके सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो है CH4 जो हो गया क्या बन जाएगा, CH4 टेट्रा क्लोरोमीथेन बन जाएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो होप करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा। हम लोग आते हैं अब एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन क्या है, देखो बच्चों, संजय कृष्णनगर, मुझे समझ नहीं, फिर से ओके संजय, हाँ देखो लाइव में आप यहाँ से आगे कंटिन्यू समझने की कोशिश करो। एडिशन रिएक्शन में 2 रिएक्शन जो मैं करा चुका हूँ वो आप जब लाइव खत्म हो जाएगा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसा रिएक्शन है बच्चों, कि एडिशन रिएक्शन पहला बात है कि ये रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कभी भी किसी भी कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। पहले क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन रिमूव मतलब रिप्लेस हो जा रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, या क्लोरीन को ऐड कर देंगे या ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन में करना है क्या, हम लोग और ऐड कर देंगे कुछ दूसरे एटम। ठीक है, और एडिशन रिएक्शन जो है ये सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, अनसैचुरेटेड में, दैट मीन्स डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, या एल्कीन में या एल्काइंस में। आपको पता होगा अनसैचुरेटेड क्या क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस, ये 2 ही होते हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। इथीन का देखते हैं एक। ठीक है, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन देखते हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन देखते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके, आपके दोस्तों को कमेंट कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो बच्चों। लाइक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने दोस्तों को। कोई भी यहाँ पे नया है, आज मेरे क्लास में पहली बार आया है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कल और परसों लाइव किया है। आप लोग ये ख़त्म होते ही पार्ट 1 पार्ट 2 का लाइव देखेगा ज़रूर, तो आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर इसका कवर हो जाएगा। और मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ यहाँ पे मैंने छोड़ा नहीं है, बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को मैंने समझा दिया। देखो 1 शॉट तो मैं 1 घंटा में ख़त्म कर सकता हूँ कि टक 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 एक एक टॉपिक मैंने ऊपर से बता दिया, लेकिन मैंने बहुत गहराई से आपको चीज़ें समझाई हैं। इतना गहराई से आपको शायद यूट्यूब में पूरा ढूंढ के नहीं मिलेगा कोई भी एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग ये इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन। ठीक है, तो इथीन का एडिशन रिएक्शन अगर हमने देखना है तो क्या होगा, देखो इथीन का हमको पता है कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड CH2 है ना। तो अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दें, वही तो एडिशन रिएक्शन है। लेकिन एडिशन रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, Ni। अब आप बोलोगे सर ये कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ है जो रिएक्शन में खुद भाग नहीं लेता लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है। और अगर हम लोग ये अगर इथीन में हाइड्रोजन ऐड कर दें, हम लोग इथीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें और हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ दिस निकल कैटलिस्ट, तो क्या हो जाएगा, CH3 और CH3, इथीन क्या बन गया, देखो एक एल्कीन ग्रुप से आपका क्या बन गया कि एल्केन ग्रुप बन जाएगा, इथीन इथेन बन जाएगा। देखो दैट मीन्स पहले अनसैचुरेटेड था, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम लोग समझेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। हम लोग क्या समझेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें करेंगे एक एक करके। अब आते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि
हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स देखते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है, इसमें भी एडिशन रिएक्शन यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में क्या होता है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है हमारा, वो एक्चुअली जैसे कि ग्राउंड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये सारा अनसेचुरेटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले होते हैं ये। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, वो लिक्विड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये जब भी हम लोग इसमें हाइड्रोजन अगर हम लोग रिएक्ट कभी भी हम लोग इस वेजिटेबल ऑयल को अगर हम लोग, ठीक है, इसको हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्या करेंगे सोचो, ये मेरा वेजिटेबल ऑयल है, हाँ सी और यहाँ पे आर मतलब एल्काइल। ठीक है, ये आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, आपको मैंने कल बताया था एल्काइल ग्रुप के बारे में। एल्काइल ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप होता है कि कोई भी एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो वो एल्काइल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाता है एग्जाम्पल CH3, C2H5, C3H7, ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, मीथाइल है ना, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे करके। तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग चेन सोचो, ये एल्काइल ग्रुप का है और बीच में लेकिन कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। क्या है, वेजिटेबल ऑयल है ये। ठीक है, जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, जब भी ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोग इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, देखो सेम रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट अगर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पता है, हमको ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये लिक्विड स्टेट में है पहले, अब ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमको बच्चों, ये रिएक्शन आप याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि ये वेजिटेबल घी बन जाएगा। वेजिटेबल ऑयल से क्या बन जाएगा, वेजिटेबल घी। और ये क्या होगा, ये सैचुरेटेड होगा, ये सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, और ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेमी सॉलिड में। अब आप बोलोगे सर हम तो गाय का घी खाते हैं, एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन हट जाने से एल्काइल। यस यस ईशान, एकदम सही बोले आप, एकदम सही बोले ईशान। और आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को आप प्रमोट कीजिए, मतलब अपने दोस्तों को भेजिए लिंक और बोलिए कि देखिए लाइव क्लास चल रहा है, आओ, और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है अगर आपको लगता है तो। और अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आप मत कीजिए। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप रहिए, है ना, और ज़रूर भेजिए दोस्तों को। ओके, मैं चाहता हूँ कि सबको अच्छा से समझ में आए सारी चीज़ें, अगर नहीं आता तो बोलिएगा। ठीक है, और जो अभी भी आया उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी से आप कंटिन्यू देखिए और आगे का जो छूट गया वो लाइफ खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने क्या क्या यहाँ पे क्या बताया कि एडिशन रिएक्शन जो है इसमें मैंने बताया था कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट है कि नहीं। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। हाइड्रोजनेशन ऑफ जो ऑयल है इसमें भी यही हो रहा है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जैसे ग्राउंड नट ऑयल, बहुत सारे ऑयल होते हैं ना, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह वगैरह, हम लोग जो घर में खाते हैं, ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं। एक्चुअली ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो वेजिटेबल ऑयल है, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये जब इसको हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ जब इनको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ, तो ये हमें क्या देता है, एक वेजिटेबल घी मिल जाता है। दैट मीन्स पहले ये लिक्विड था, अब ये सॉलिड बन गया। ठीक है, और ये वेजिटेबल ऑयल था, अब ये घी बन गया, दानेदार बन गया। और आप देखोगे कि कई सारे दुकानों में ऐसा यूज़ किया जाता है। ठीक है, वनस्पति घी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है ये हमारा हेल्थ के लिए गुड होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो होता है हमारा हेल्थ के लिए बैड होता है। जो सैचुरेटेड जो वेजिटेबल घी है, जो अभी ये हाइड्रोजनेशन के बाद जो बना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से एनिमल फैट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा एनिमल फैट बटर हो गया, देसी घी हो गया, बहुत सारे होते हैं, ये भी हमारा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते एनिमल फैट्स। ठीक है, बटर खाते हैं ना हम लोग, बटर वगैरह बहुत सारा की चीज़ें, ये भी क्या है, सैचुरेटेड फैट है। हम लोग बटर खाते हैं, घी का वगैरह खाते हैं ना। ठीक है, तो ये भी हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, दूसरा सब्सटेंस के साथ भी होता है, जैसे कि क्लोरीन के साथ होता है, ब्रोमीन के साथ होता है, ठीक है। ओके, तो जो ब्रोमीन वाला जो है, ठीक है, ये थोड़ा यूज़फुल है, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीन के बारे में। पहले आपको पता होना चाहिए ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो होता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग को एल्किन और एल्काइंस पहचानने में मदद करता है। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इस कारण से, क्योंकि ये हमें एल्किन्स या एल्काइंस पहचानने में मदद करता है। तो ब्रोमीन वाटर के बारे में आपको पहले जानना होगा कि ब्रोमीन वाटर क्या होता है। ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड ब्राउन, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का होता है। ड्यू टू ब्रोमीन, सिंपल सा बात है, ब्रोमीन होता है उसमें, इसलिए ड्यू टू ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन वाटर को, ठीक है, ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, किसी में भी अगर ब्रोमीन वाटर को हम लोग ऐड करेंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, क्लोरीन के साथ हमने देख लिया है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ हमने देख लिया है, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ देखेंगे तो कभी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, इट गेट एडेड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऐड होके क्या बन गया, एल्किन एल्केन बन गया, इथिन इथेन बन गया। ऐसे ही ये जो ब्रोमीन वाटर का जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, चाहे वो इथिन हो या एल्किन हो या एल्काइन हो, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाइस क्लास सर, ओके। तो ब्रोमीन जो होता है, वाटर का जो ब्रोमीन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा ये सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हो जाएगा, और वो पता कैसे चलेगा, पता, क्योंकि ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर, ये डी कलर हो जाएगा। जैसे आपको ब्रोमीन का जो ये ब्राउन कलर है ये डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, कलरलेस बन जाए, ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर धीरे धीरे कलरलेस बन जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ब्रोमीन जो है वो ऐड हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हो, चाहे एल्केन्स हो या एल्काइंस हो, आप बोलोगे सर एल्किन, चाहे एल्किन्स हो या एल्काइंस हो, ये सारे एल्किन्स हो या एल्काइंस हो, चाहे कोई भी हो, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन आप करोगे तो भैया वो ब्रोमीन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा इन एल्किन या एल्काइंस के साथ, और धीरे धीरे वो डीकलराइज हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी भी हम लोग को पहचानना होता है कुकिंग ऑयल प्योर है नहीं है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। बात समझ गया, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग करते हैं। कभी भी हमें वेजिटेबल ऑयल कितना अच्छा है नहीं है वो पहचानने के लिए। कैसे पता चल जाता है टेस्ट में, कभी भी हम लोग कुकिंग ऑयल के साथ अगर ब्रोमीन वाटर डाल देंगे तो कुकिंग ऑयल अगर डीकलराइज हो गया, ठीक है, तो ये पता चलता है कि वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब अगर बटर के साथ आप मिलाओगे तो कुकिंग ऑयल डीकलराइज नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रोमीन सैचुरेटेड नहीं, डीकलर हो जाता है। कलर चेंज होने से मतलब है ब्रोमीन जो होता है डीकलराइज हो जाता है, और हमको पता चल जाता है कि भैया वो प्योर है, वो अनसैचुरेटेड है, ओके। आगे बढ़ते हैं, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे कि आपका है इथानॉल। पहले हम लोग पढ़ेंगे इथानॉल, ओके। तो इथानॉल आपको पता होगा C2H5OH होता है इथानॉल, ठीक है। इथानॉल क्या होता है बच्चों, C2H5OH। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में अभी। तो आपको पता होगा कि इथानॉल जो होता है वो एल्कोहल का सेकंड मेंबर होता है,
एल्कोहल का क्या होता है, सेकेंड मेंबर होता है, आपको पता होगा ये एल्कोहल ग्रुप का, ठीक है। तो इथानॉल का आपको पता होगा, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता है, ठीक है। तो आपको ये सब बताना नहीं पड़ेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जो इथानॉल का, ये हम बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो इथानॉल का जो होता है वो बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल। इसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट, ठीक है, बर्निंग टेस्ट, चख के देख लेना कभी ठीक है। और क्या होता है कि जो ये वोलेटाइल होता है, इथानॉल क्या होता है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मतलब क्या, कभी भी खुले में रख दो उड़ जाएगा पूरा, ठीक है, डायरेक्ट वेपर बन जाएगा, ठीक है ये और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, लो बॉइलिंग पॉइंट। कितना डिग्री होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, ठीक है। ये पानी से हल्का होता है, ये क्या होता है, ये पानी से लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्का होता है। और क्या क्या है देखो बच्चों, जिस इथानॉल में 5% वाटर होता है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। जिस इथानॉल में 5% वाटर होता है, इथानॉल जिसमें 5% वाटर होता है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और आपका जिस इथानॉल में, ठीक है, पानी नहीं होता, जो कि जैसे कि 100% प्योर अगर हो, ठीक है, अगर 100% प्योर हो इथानॉल, अगर इथानॉल 100% प्योर हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो इथानॉल का और एक खासियत है, इथानॉल कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या, कोवेलेंट, कोवेलेंट मतलब क्या कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, ये क्या से बने हुए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए बच्चों, ठीक है। और इथानॉल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज का अगर बात करें, इथानॉल जो है लिटमस पेपर में नो इफेक्ट, अगर लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट किया जाए तो नो इफेक्ट, ठीक है। बात समझ गए आप। केमिकल प्रॉपर्टी में आए बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको, ठीक है। यस अनुष्का यादव, फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था अभी, क्या चल रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था। अब हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। अब हम लोग क्या में आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने जो सारी चीज़ें लिखा दी, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा जलता है, ये वाला वहाँ पे छूट गया और सारा मैंने बता दिया, ठीक है। और इथानॉल जो होता है कलरलेस बता दिया मैंने, सारा बता दिया, प्लीजेंट स्मेल होता है ना, बर्निंग टेस्ट होता है, सारा बता दिया, ठीक है। इथानॉल का और एक जो है, इथानॉल जो होता है ये इट इज़ यूज टू डिजोल्व अदर केमिकल सब्सटेंसेस, जितना भी दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस हैं। माय नेम इज़ अनुज कुमार यादव, ओके अनुज, तो आपने यहाँ पे अनुज का लिखा हुआ है, नाम चेंज कर लो ना। इथानॉल इज यूज टू डिजोल्व अदर केमिकल सब्सटेंसेस एंड मिक्स रेडिली विथ वाटर एंड मैनी ऑर्गेनिक लिक्विड। इथानॉल जो होता है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को डिजोल्व करने के लिए काम आता है। और क्या होता है कि पानी के साथ ये रेडिली मिक्स रहता है, पहले से मिक्स हो जाता है आराम से, ठीक है। इथानॉल जो होता है वो वोलेटाइल है, मैंने अभी बताया आपको पहले, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़े तो कंबसन, पहला हम लोग रेट पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल में कंबसन। तो इथानॉल जैसे मैंने बताया था कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो ये क्या होता है कि ये फायर कैच कर लेता है बहुत ही आसानी से और स्टार्ट करता है जलना। और इथानॉल जो होता है इट बर्न रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एयर में आसानी से बहुत ही इजीली बर्न हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर फॉर्म करता है और बहुत सारा लॉट्स ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है इथानॉल, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, अगर इथानॉल, ये 2 छोटा होगा, ठीक है, अगर इथानॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, ठीक है ना, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपको ये पता होगा, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ओके। और इथानॉल एक फ्यूल भी इस तरह यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए इथानॉल इज एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है,
ठीक है। और आजकल तो आप लोग सुन रहे होंगे कि आजकल ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है कि इथेनॉल जो होता है वो पेट्रोल में एज एन एडिटिव यूज़ किया जाता है, एडिटिव इन पेट्रोल, इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। एडिटिव इन पेट्रोल कहने का मतलब है बच्चों कि जो हमारा पेट्रोल होता है उसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ परसेंटेज जैसे 10% और 20% इथेनॉल मिला दिया जाता है और उसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स क्या, इथेनॉल एज अ पेट्रोल के साथ भी हम लोग मिला के यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रीज है ब्राज़ील वगैरह में जो इथेनॉल और पेट्रोल जो होता है वो फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है क्योंकि ये ब्लू फ्लेम में जलता है, एक क्लीन फ्यूल है, आपको पता होगा, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, नो सूटी, कोई इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होता, ठीक है। अगर पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो ये एकदम क्लीन फ्यूल है, ठीक है, कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस पीछे नहीं छोड़ता, इसीलिए इसको आजकल मिलाया जा रहा है पेट्रोल वगैरह में या कोई भी हम लोग का डीजल वगैरह में, ठीक है। ओके, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, ठीक है, कोई पॉइजनस, जैसे कि और बाकी अगर इनकम्प्लीट कंबशन होने वाले सब्सटेंस होते तो क्या होते, वो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करते, ये नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल जो होता है, ठीक है, इसका एडवांटेज है कि हम लोग की इसको अगर यूज़ करें एज ए पेट्रोल तो भैया हम लोग का पॉपुलेशन जो हम लोग का पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन जो होता है वो कम हो जाएगा, हम लोग का पॉल्यूशन कम करने में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, लाइक कर दो बच्चों जो भी आए हो अभी अभी, ठीक है। अनुज लाइक कर दो, जो भी आए हो लाइक कर दो, 9 लाइक्स दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, होप करता हूँ बढ़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं अब कुछ और रिएक्शन के बारे में। तो और एक चीज़ बात कर रहे थे, इथेनॉल कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इथेनॉल क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब शुगर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, कुछ लेफ्ट बिहाइंड रहता है, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे कुछ रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं मोलेसेस। और ये जो मोलेसेस होता है इसमें अभी भी 30% शुगर बचा रहता है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन शुगर क्या है पता है, शुगर केन से शुगर निकालने का तरीका है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर क्या है, शुगर केन से शुगर निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो शुगर केन से शुगर निकालने के बाद भी बैक में क्या रह जाता है, मोलेसेस रह जाता है। तो ये जो मोलेसेस होता है इसमें अभी भी 30% चीनी रहता है, इसमें अभी भी 30% शुगर रहता है। तो इस मोलेसेस को जब हम लोग फर्मेंट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बाय यूजिंग एंजाइम्स, जब ये मोलेसेस का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, बाय एंजाइम्स, जिसको हम लोग डिकम्पोज भी कह सकते हैं, तब क्या होता है, ये फर्मेंट होने के बाद ये क्या बन जाता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। बात समझ गए बच्चों, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। ओके, अब आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपको एक टर्म यूज जानना पड़ेगा कि भैया, अच्छा पहले डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सारे बच्चों देख रहे हो ना आप लोग, मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कितने लोग देख रहे हो, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करेंगे तो डिहाइड्रेशन क्या होता है कि इथेनॉल जब हीट किया जाता है एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो अंडर कितना 443 के टेम्परेचर, मतलब इतना टेम्परेचर में, तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होता है, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको। मतलब क्या होता है, दे रिमूव वाटर फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, पानी छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है। दैट मीन्स देखो यहाँ इथेनॉल है, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया अंडर दिस टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर, क्या हुआ, इथेनॉल ने अपना पानी का जो मॉलिक्यूल छोड़ दिया और ये क्या बन गया, डबल, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाला बन गया, इथीन बन गया, और पानी को रिलीज कर दिया, पानी को हटा दिया अपने से, ठीक है। बात समझ गए होंगे इसको आप लोग बच्चों। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके ईशान, बहुत अच्छी बात है। तो डिहाइड्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आता है रिएक्शन विथ सोडियम। जब हम लोग का इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ, जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो क्या करेगा, दे फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, दे फॉर्म सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये वाला रिएक्शन है C2H5OH प्लस 2Na, है ना, C2H5O माइनस Na प्लस, देखो ये एक आयोन बन रहा है ना, सोडियम इथोक्साइड,
और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बात यहाँ पे है कि ये जो रिएक्शन है ये इथानॉल का टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये वाला जो रिएक्शन है इसको इथानॉल के लिए टेस्ट के लिए यूज़ भी किया जाता है। कैसे, देखो, अगर हम लोग कोई भी सब्सटेंस ले ले और हम लोग को जानना है कि वो इथानॉल है कि नहीं, है ना, कोई भी अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में अगर सब्सटेंस ले ले और हम लोग को जानना है कि वो इथानॉल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें सोडियम मेटल डालेंगे, सोडियम मेटल डाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हीट करेंगे, धीरे 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 हम लोग बंसन बर्नर से यहाँ हीट करेंगे। अरे हीट का सिंबल कैसे बनाते हैं यार, आजकल तो ट्रेंडिंग में चलता है ना ऐसे, जो भी हो हीट। ठीक है, जब ये हीट हो रहा होगा तो देखना यहाँ से कुछ वेपर निकलेगा और यहाँ पे आपने करना है क्या है कि लाइट क्या हो, मैच बॉक्स ले आओ या कुछ भी मोमबत्ती ले आओ। ठीक है, कुछ भी ले आओ इधर पे सामने। ठीक है, आप लोग जब सामने ले आओगे, ठीक है, तो एक पॉप साउंड आएगा। क्या आएगा, पॉप साउंड आएगा। जब यहाँ पे आप आग लाओगे, है ना, या मैच स्टिक लाओगे, कुछ भी लाओगे, यहाँ पे एक पॉप साउंड आएगा। ठीक है, पॉप साउंड आएगा। ये पॉप साउंड आने का कारण क्या है, ये ड्यू टू हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड बनेगा। तो आपको सुनाई देगा, पटक पट करके आवाज़ आएगा, तो वो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जब भी वो आग के सामने आता है तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको अगर पॉप साउंड आया दैट मीन्स अंदर जो भी है वो एल्कोहल है ना। ठीक है, या इथानॉल है या जो भी है एल्कोहल ग्रुप का है। अगर नहीं आया पॉप साउंड दैट मीन्स वो एल्कोहल नहीं है अंदर। ठीक है, ओके। तो सोडियम जब अंदर डालोगे ना तो रैपिड एफरवेरेंस निकलेगा, मतलब बहुत सारा बबल बहुत स्पीड में निकलेगा, इस तरह से जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं वैसे ही। ठीक है, तो वो वही एफरवेरेंस क्या होता है, एफरवेसेंस वो क्या होता है कि वो बाहर वेपर बन के निकल रहा होता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। अब समझ गए होंगे हम लोग की ये वाला टेस्ट। ठीक है, हम लोग को इथानॉल है कि नहीं कोई भी सब्सटेंस उसको पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है। आते हैं ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या है, इथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू इथानोइक एसिड विद एल्कालाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। अब आप बोलोगे कि एल्कालाइन KMnO4 क्या है और एसिडिक K2Cr2O7 है। ठीक है, मैं बताता हूँ एल्कालाइन KMnO4 क्या है कि अगर पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अगर आप लोग NaOH को ऐड कर दो सॉल्यूशन को, तो ये एल्कालाइन KMnO4 बन गया। ठीक है, और अगर आप K2Cr2O7 के साथ अगर आप लोग, ठीक है, H2SO4 ऐड कर दो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, KMnO4 को एल्कालाइन बोल रहे हैं और K2Cr2O7 को एसिडिफाइड बोल रहे हैं। ठीक है, KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट, और K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, जो ये ऑरेंज कलर है K2Cr2O7 का, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्शन जो है इसको हम लोग एल्कोहल पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पे कोई एल्कोहल है कि नहीं। देखो जैसे कि ये रिएक्शन है, मैंने क्या ले लिया, CH3CH2CH, मतलब C2H5OH है, इसको हम लोग C2H5OH भी लिख सकते थे। ये क्या, इथाइल एल्कोहल है, मतलब इथानॉल है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि जब ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब इंस्टेंट जो ऑक्सीजन रिएक्शन, मतलब होने के टाइम में जो ऑक्सीजन बनता है, जस्ट रिएक्शन होने के टाइम में जो ऑक्सीजन बनता है उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो कभी भी इथानॉल को अगर हम लोग, ठीक है, जब हीट करेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ, एल्कालाइन KMnO4 के साथ, या दोनों में से कोई भी एक, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो कभी भी इसके साथ हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, यहाँ पे इथानोइक एसिड बनेगा, इथानोइक एसिड, और क्या बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। इथानोइक एसिड को हम लोग का तो लोकल नेम क्या है, कॉमन नेम एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों क्या है हमारा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो क्या एस्टरिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी का हम लोग का लास्ट रिएक्शन है बच्चों। आप लोग सब देख रहे हो ना, अगर देख रहे हो तो कमेंट कर दो बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो। एस्टरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन बच्चों।
ठीक है। तो जब भी इथेनॉल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या करता है, इट फॉर्म इथाइल इथानोएट और वाटर। जैसे कि यहाँ रिएक्शन है, इथानॉल है, यहाँ पे इथानॉल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, किसके साथ, CH3COOH के साथ, C2H5OH रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ठीक है। सर जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करने से ऑरेंज कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ही पोटेशियम परमानेंट यूज़ करने से, ओके। ये सब आप डाउट आप लोग लिख के रखो, डाउट बहुत सारा आएगा आप लोग का। तो अभी हम लोग को डाउट को लेके हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक दिन लाइव आ जाएंगे सारा डाउट को लेके और डाउट क्लियर कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इथानॉल यहाँ पे क्या, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, तो कब भी इथानॉल इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने का मतलब क्या, ये पानी छोड़ देगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये इथाइल इथानोएट, ये क्या बन जाएगा, इथाइल इथानोएट, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, पानी, है ना। तो ये जो इथाइल इथानोएट होता है ये स्वीट स्मेल का होता है, जिसको हम लोग एस्टर कहते हैं, ईस्टर, ठीक है। और इस ये जो पूरा रिएक्शन है इसको हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आता है, आप लोग ने ये रट लेना है, याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन विद एन एल्कोहल, ऐसे बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच, द में लिख देता, द रिएक्शन इन विच क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कंबाइंस विथ क्या, एन एल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है बच्चों। ये पूछा जाता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इसका रिएक्शन भी पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये बात, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दिया है, ठीक है, ओके। अब आते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल, कि एल्कोहल, कोई भी चीज़ एल्कोहल है कि नहीं वो पता करने का टेस्ट क्या क्या है। तो मैंने एक सोडियम मेटल टेस्ट आपको पहले बताया था, कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस को अगर आप, है ना, कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ, अगर किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर आप सोचें ऑर्गेनिक लिक्विड है, यहाँ पे स्मॉल क्या कर दो, सोडियम मेटल ऐड कर दो और इसको हीट करो, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एफरवेसेंस निकलेगा, बहुत सारा एफरवेसेंस आएगा, ठीक है, बहुत सारा एफरवेसेंस आएगा। और यहाँ पे आप माचिस का तिल्ली ले आओ, है ना, क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको पॉप साउंड आया, अगर पॉप साउंड आया दैट मीन्स अंदर जो है वो एल्कोहल है, ठीक है। ये हो गया सोडियम मेटल टेस्ट। और एस्टर टेस्ट अभी अभी हमने देखा कि अगर क्या करना है आपने, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर चेक करना है कि ये क्या है, एल्कोहल है कि नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप क्या कर दो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आप टेस्ट ट्यूब में ले लो, बिगर में ले लो, जहाँ लेना ले लो, ठीक है, वहाँ पे क्या कर दो, सोचो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई, मेरे को पता नहीं है एल्कोहल है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, जानना चाहता हूँ कि ये एल्कोहल है कि नहीं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इथानोइक एसिड, ग्लेशियल इथानोइक एसिड में डाल दूंगा, इधर इथानोइक एसिड यहाँ डाल दूंगा अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप सूंघोगे, अगर स्वीट स्मेल आया, यहाँ पे आप सूंघोगे और यहाँ पे अगर स्वीट स्मेल आया, दैट मीन्स अंदर जो भी है वो क्या है, एल्कोहल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि एल्कोहल है कि नहीं है, ओके। तो बच्चों होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग यूजेस में आने वाले हैं, आप लोग देख रहे हो तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, आप लोग का देखना, लाइक करना है ना, इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि मेरे को ये लोग बच्चे लोग देख रहे हैं। ओके ईशान, थैंक यू ईशान, सब समझ में आ रहा है, थैंक यू ईशान, ओके। और जो भी लोग देख रहे हैं, एकलव्य आप लोग जो भी हो सारे, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा पूरा पार्ट। लेकिन आपको इस वीडियो को समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखना ज़रूरी है,
ठीक है, क्योंकि बेसिक्स जो कार्बन कंपाउंड का मैंने वहाँ बताया हुआ है इससे पहले का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ इथानॉल। ठीक है, इथानॉल का यूज़ क्या किया? तो इथानॉल क्या है? स्किन इन्फेक्शन के से बचाने के लिए टॉपिकल एजेंट, जैसे हम लोग स्किन में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम लोग सैनिटाइजर में बहुत दिन यूज़ कर रहे थे, आपको पता होगा कोरोना के टाइम में। ठीक है, ओके, लोशंस बनाने के लिए काम आता है, टॉनिक्स वगैरह, कोलोजेंस वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होता है हमारा। ठीक है, और जो परफ्यूम्स वगैरह होता है सब में इथानॉल यूज़ होता है। इथानॉल जो होता है बहुत सारे फ्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको पेट्रोल में हम लोग को मिलाया जाता है आजकल, इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल बोलते हैं उसको। ब्लेंडेड इसलिए क्योंकि हम लोग उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इथानॉल मिला देते हैं, और वो इथानॉल जो होता है वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, ताकि फैट वगैरह होगा, जो ऑयल वगैरह होगा, जो वैक्स, रेजिन्स, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ये सारा उसमें घुल सके, डिजॉल्व हो सके। और क्या होता है कि इट इज़ यूज फॉर टू मेक मैनी केमिकल कंपाउंड, बहुत सारा केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए इथानॉल का यूज़ किया जाता है। लेक्वर्स करके आप सर्च कीजिएगा नेट में। ठीक है, ये आपका लिक्कर नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये कोई गम टाइप का है। ठीक है, उसको बनाने के लिए यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए, है ना। उसके बाद रबर एक्सीलेटर वगैरह, एरोसोल, माउथ वॉश प्रोडक्ट वगैरह, सोप, क्लीनिंग प्रिपरेशन वगैरह, जितना भी कुछ है सब में इथानॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर अल्कोहल ड्रिंक करेंगे, तो हम लोग अल्कोहल ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर अल्कोहल आप पियोगे तो ये हमारा ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, हम लोग का जो नर्वस सिस्टम का जो काम है उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है, दबा देता है। प्रॉपरली नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं करता, और इस कारण से क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में कोऑर्डिनेशन में कमी आता है, हम लोग का तालमेल में कमी आ जाता है। ठीक है, हाँ, रॉयल हर्स गेमिंग, ओके, हर्स, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, ड्राउजीनेस मतलब बहुत ढीला ढीलापन लगता है, लू मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता, डिजीनेस, बैठे रहने का मन करता है, सोने का मन करता है, और अच्छा नहीं लगता है शरीर में पानी सूख गया, कुछ डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, अगर हम लोग एडल्ट्रेटेड, अगर खराब एल्कोहल पियेंगे जिसमें मिक्सचर है, दूसरा चीज़ मिलाया गया है ना, तो अगर एडल्ट एल्कोहल अगर हम लोग पी लेंगे, ठीक है, जैसे कि मिथाइल एल्कोहल होता है, इट कैन कॉज सीवियर पॉइजनिंग, और जिस कारण से हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, हम अंधे भी हो सकते हैं, साथ ही साथ हम मर भी सकते हैं, इवन इट कैन कॉज डेथ। ओके बच्चों, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल और डीनेचर्ड इथानॉल। डीनेचर्ड क्या होता है कि मतलब एथेनॉल को, मतलब एल्कोहल को इंडस्ट्री में बहुत मात्रा में इसका मतलब यूज़ होता है, तो हम लोग इसको बहुत सस्ता में सरकार इसको बेचता है। ठीक है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? जैसे कि इथाइल अल्कोहल, ये इसको अनफिट बनाया जाता है ताकि लोग इसको पी ना सके, और इसको जहाँ तहाँ से, क्योंकि ये जो है सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सस्ते में मिलता है, रिबेट सब्सिडी होता है, तो रिबेट वगैरह होता है, सब्सिडी वगैरह होता है, तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये सस्ते में मिलता है। ओके, तो डीनेचर्ड अल्कोहल जो होता है, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये खुद बनाया जाता है ताकि लोग इसका सस्ते में खरीद के इसको पीना ना शुरू करें। ज़्यादा अगर अल्कोहल पियेंगे तो फिर समाज के लिए अच्छा नहीं है हमारा, इसलिए क्या होता है कि उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मिथानॉल एक पहले से, देखो, इथानॉल पीने का लायक होता है, लेकिन इथानॉल पीने का लायक नहीं होता, तो मिथानॉल मिला जाता है, या पायरिडिन मिलाया जाता है, या कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो पीने के लायक नहीं रहता, और अगर वो पी लोगे तो आपका या तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा या डेथ हो जाएगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है पीने से। ठीक है, इसलिए इसको पीना नहीं होगा। ओके बच्चों, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल अगर हो गया है तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इथानोइक एसिड में आते हैं बच्चों। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल में इतना पढ़ने का जरूरत नहीं, तो मैंने जितना ज़रूरत है उतना मैंने बता दिया। अब आते हैं इथानॉल में, इथानोइक एसिड में। ओके, इथानोइक एसिड क्या है? इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है, और आपको पता होगा कि इसका कॉमन नेम जो होता है एसिटिक एसिड है ना, और इथानोइक एसिड IUPAC नेम है। ठीक है, इसका तो इथानोइक का तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है, कि पहला बात है कि इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH है ना। मोलिकुलर वेट जो होता है इसका 60.05 ग्राम पर मोल होता है, इसका डेंसिटी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर इथानॉल को अगर आप लोग
और भी काफ़ी चीज़ें, अगर इथानॉल को अगर कूल करोगे, अगर इथानॉल को आप लोग कूल करोगे, किसको, इथानोइक एसिड को अगर कूल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा और कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, फ्रीज हो जाएगा और इट बिकम कलरलेस, जैसे आइस जैसा हो जाएगा, आइस लाइक। ठीक है, इथानोइक एसिड, इट लुक लाइक अ ग्लेशियर, ग्लेशियर की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया था, इसलिए हम लोग इसको, अगर ये अगर जमा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको ग्लेशियल इथानोइक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल इथानोइक एसिड भी कहते हैं अगर ये जमा हुआ होगा तो। इथानोइक एसिड जो होता है मिसिबल होता है वाटर के साथ, चाहे किसी भी प्रोपोर्शन में हो, ये डिजोल्व हो जाता है, आराम से मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या है, देखो केमिकल प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो अगर पहला बात है एक्शन ऑन लिटमस, तो लिटमस को ये क्या करता है बच्चों, लिटमस को ये क्या करता था, अगर ये लिटमस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये लिटमस को क्या कर देगा, अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा लिटमस को, है ना बच्चों। क्या होगा, इथानोइक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये एक एसिड है, भले ये एक वीक एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है लेकिन ये एक एसिड है। ठीक है, समझ गए बच्चों बात, समझ गए बच्चों बात। अब देखो लिटमस पेपर जो होता है वो कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है अगर जानना है तो सिर्फ लिटमस से काम नहीं होगा, तब फिर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेंथ पता करना है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का पढ़ना पड़ेगा, एसिड बेसिस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर आपको कंपेयर करना है कि इथानोइक एसिड का हम H2SO4 के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर क्या है कि इसके लिए आपको फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर चलेगा, ये लिटमस नहीं चलेगा तब। ठीक है, लिटमस से सिर्फ आपको ये एसिडिक है या बेसिक है ये पता चल जाएगा। ठीक है ना, लिटमस से सिर्फ एसिडिक और बेसिक का पता चल पाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, ओके। और बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, अगर ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, ठीक है, तो अगर इथानोइक एसिड, सोचो इथानोइक एसिड रिएक्ट करे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, पहला वाला क्या, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड अगर रिएक्ट करे सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम इथानोएट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, 2CH3COONA। देखो ध्यान से, Na जो होता है ये मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और देखो कुछ ऐसा बन गया, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, सोडियम इथानोएट। ठीक है, तो अगर इथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम इथानोएट फॉर्म करेगा। और ये आप कैसे पहचानोगे पता है आपको, जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को ऐड करोगे, ठीक है, इथानोइक एसिड के साथ, ठीक है, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकलेगा। सोचो ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें आप रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपका इथानोइक एसिड है और आपने क्या किया, Na2CO3 अंदर डाला, तो यहाँ पे एफर्वेसेंस निकलेगा बहुत सारा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। बात समझ रहे हो, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बहुत झाग की तरह निकलेगा। ठीक है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कि सोडियम इथानोएट बन चुका है।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या होता है, ठीक है। अगर ये सोडियम अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये कार्बोनेट के साथ तो मैंने बता दिया आपको, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो टेस्ट फॉर सोडियम तो हमको पता है, ठीक है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, अगर हमने कार्बोनेट के साथ पढ़ लिया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो जब इथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा रिएक्शन विथ सोडियम क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट, उस टाइम कार्बोनेट था, इस बार हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो अगर CH3COOH रिएक्ट करेगा NaHCO3 के साथ, तो ये क्या देगा CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या है, ये इथानोइक एसिड है, इथानोइक एसिड। ये क्या हो रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फिर से सोडियम इथानोइटी प्रोड्यूस करेगा, सोडियम इथानोइटी प्रोड्यूस करेगा। और साथ ही साथ में मेन सोडियम इथानोइट इज नॉट मेन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वो भी ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब बहुत खतरनाक झाग होता है, ठीक है। बहुत सारा बबल्स आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, ठीक है, ओके। तो बहुत सारा बबल्स अगर ऊपर आता हुआ दिख गया, दैट मीन्स ये जो है हमारा सोडियम इथानोइट बन गया अंदर, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है इट इज़ अ टेस्ट फॉर, ये एक टेस्ट की तरह यूज़ भी होता है, हम लोग इथानोइक एसिड का टेस्ट की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं रिएक्शन विथ एल्कोहल। अच्छा, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं पहले, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो क्या बनेगा CH3CONA प्लस वाटर, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा कि इथानोइक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम इथानोइट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, खाली वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, खाली वाटर प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से। तो अगर सोडियम हम लोग का अगर इथानोइक एसिड अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर खाली प्रोड्यूस कर रहा है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले के जो दो रिएक्शन देखे, देखो आपने, देखो एक पैटर्न है, इससे पहले का रिएक्शन में क्या था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, है ना। अगर रिएक्शन विद हम लोग कार्बोनेट देखे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। आप हिंदी से बोलें, हाँ हिंदी में ही बोल रहा हूँ बच्चों। तो अब आते हैं हम लोग रिएक्शन विद एल्कोहल। तो रिएक्शन विद एल्कोहल तो हम लोग एल्कोहल के टाइम में पढ़ चुके थे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। रिएक्शन विद एल्कोहल हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों पहले ही। रिएक्शन विथ एल्कोहल। अच्छा बच्चों, रिएक्शन विथ एल्कोहल जो है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इथानोइक एसिड अगर इथानॉल के साथ रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाएगा CH3COO C2H5, जो कि स्वीट स्मेल करता है, स्वीट स्मेल, और इसको हम लोग ईस्टर भी कहते हैं। और इसका असली नाम क्या है, इथाइल एसेटेट, और साथ ही साथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर इथानोइक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ईस्टर और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, अल्कोहल के टाइम में भी हमने
पढ़ लिया था, ठीक है, दोबारा से इसमें भी आ गया इथानोइक एसिड के टाइम में, ठीक है। अब आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने का तरीका क्या है। तो अभी अभी हमने एक टेस्ट देखा। एक तो क्या है कि अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को पहचानना है, सोचो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ है, सोचो ये कोई सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन अगर मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, अगर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ ब्रिस्क एफरवेसेंस बनेगा, बहुत सारा झाग। और ब्रिस्क एफरवेसेंस बनना मतलब क्या कि आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, तो वो बाहर निकल आता है, ठीक है। वो क्या होता है, पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता तो वो बाहर आके गैस में चला जाता है, तो बबल बनते हुए बहुत सारा बबल निकलता है और बहुत सारा गैस बबल निकलेगा आपको यहाँ पे, और ये बताता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अगर वो बहुत सारा ब्रिस्क एफरवेसेंस दिख गया, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, CO2 बन गया, और CO2 बन गया दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये जरूर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब वो इथानोइक एसिड भी हो सकता है, मिथानोइक एसिड, है ना। कौन सा वाला है वो हम पता नहीं, लेकिन हम लोग टेस्ट करना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है कि नहीं, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इथानोइक एसिड के लिए करें या है ना किसी के लिए भी करें। और एक टेस्ट क्या है, एस्टर टेस्ट, तो जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे किया ये वाला टेस्ट, ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस है मुझे पहचानना है, आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी सब्सटेंस है मुझे पहचानना है कि वो अंदर क्या है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, अगर मुझे पहचानना है वो क्या है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सोचो यहाँ पे मैं मेरे को पहचानना है कि एसिड है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे अल्कोहल डालूंगा, इथानॉल डालूंगा, है ना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इथानॉल डालूंगा, ठीक है कि नहीं, और इसको हीट करूँगा, इसको क्या करूँगा, हीट करूँगा, यहाँ पे आग लगाऊंगा और हीट करूँगा बहुत सारा, ठीक है। हीट करने पर क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे स्वीट स्मेल सुनने को मिलेगा, स्वीट स्मेल। अगर स्वीट स्मेल अगर आया, ठीक है, अगर स्वीट स्मेल आया दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और एक टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन उससे, ठीक है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यूज़ ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड जो होता है बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। फार्मर जो होता है एसिडिक एसिड यूज़ करते हैं अपना लाइफ स्टॉक में, ठीक है, जहाँ मतलब लाइफ स्टॉक मतलब जो जहाँ मुर्गी वगैरह ये सब पाला जाता है, ठीक है। अरुण ये कार्बन कंपाउंड का 3rd पार्ट चल रहा है लास्ट, और 1, 2 का आप जाके मैंने कल और परसों लाइव कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और फंगस वगैरह से फाइट करने के लिए और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इसके लिए हम लोग ये श्योर करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, एसिडिक एसिड को स्प्रे करते हैं। किसको, एसिडिक एसिड को। एसिडिक एसिड मतलब इथानोइक एसिड, ठीक है, इसका मतलब क्या, इथानोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, इट इज यूज्ड एज अ स्टोव बाथ फॉर, इट इज यूज्ड एज अ, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या। इट इज यूज्ड एज अ एसीटोन प्रोपोजन डाई, ओके। अच्छा, ये वाला पॉइंट कुछ गलती है यहाँ पे, इसको हटाते हैं। ये वाला आपका सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मत देखिए, क्रॉस। अच्छा, विनेगर जो होता है इट इज़ यूज टू सोन रिड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर। विनेगर जो होता है इसका ये फ़ायदा है कि विनेगर भी एक टाइप का इथानोइक एसिड है, ठीक है। इसको माना जाता है कि ब्लड शुगर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्शियली जो होता है ये ईस्टर बनाने के लिए, बहुत सारा मतलब सेंट वाले चीज़ें बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बहुत सारा पॉलीमर वाला मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। ये बहुत सारा सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है कई जगह में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिजोल्व होती हैं, ठीक है। और ये कैम्फर प्रोडक्शन करने के लिए, एसेंट प्रोडक्शन करने के लिए,
कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के लिए भी ऐसे यूज़ होता है, एज एन कुकिंग इंडस्ट्री, मतलब एज एन कुकिंग इंग्रेडिएंट्स भी ये यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, और क्या है, देखो इथेनॉइक एसिड का और भी कुछ चीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, वो मैं बता देता हूँ। ये डाई बनाने के लिए भी यूज़ होता है, डाई है ना, कलर वगैरह, डाई मतलब कलर। बहुत सारा फार्मेसी में भी यूज़ होता है, दवाई वगैरह में, फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होता है बहुत सारा। ठीक है, ओके। और सेल्यूलोज बनाने के लिए भी यूज़ होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, तो आपको 3-4 यूजेज याद रखना है बस, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोप क्या है? सोप एक सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सोप इज अ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है, जो कि लॉन्ग चेन का होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। ठीक है, और इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होता है, जिस कारण से ये सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोप। ठीक है, आपको पता होगा सोप के बारे में। ठीक है, तो सोप जो होता है क्लींजिंग होता है। तो पॉलीमरिक मटेरियल क्या होता है सर? पॉलीमर से बनने वाले, पॉलीमर नहीं पढ़ा है ईशान? क्लास 7 में पॉलीमर चैप्टर है, वो पढ़ना, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है ईशान, पॉलीमर एक बार क्लास 7 का टॉपिक है, हल्का सा सर्च करना, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अभी हर चीज़ पीछे पीछे का हम लोग डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा ईशान। ठीक है, ओके। तो सोप के बारे में कुछ जान लेते हैं। सोप जो होता है, ठीक है, सोप लार्ज चेन का होता है, अभी हमने बात किया लॉन्ग चेन का होता है। ठीक है, तो सोप जो होता है 2 टाइप का होगा, एक होता है, ठीक है, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, ये कैसा होगा कि इसमें ये ऐसा टाइप का होगा, C17H35 COO -Na+, ये इसका आपको फॉर्मूला है, ये याद करना। ठीक है, सोप के 2 टाइप होंगे आपके, C17H35 COO -Na+। यहाँ पे देखो आपको नेगेटिव इतना दिख रहा है और यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। तो ये जो लार्ज वाला जो नेगेटिव दिख रहा है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और ये जो पार्ट है ये सोडियम आयन है ना। तो इसलिए हमने शुरू में पढ़ा कि ये एक सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम का ही सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन जिसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, जो कि ये रहा। ठीक है, और एक सोडियम आयन होता है। ठीक है, और इसका नाम जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऐसा टाइप का जो होता है। ठीक है, इसका नाम हम लोग का है सोडियम स्टीरेट। ठीक है, ये देखो लॉन्ग एल्काइल ग्रुप के साथ CO- लगा हुआ है ना। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको यहाँ पे लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H5, ये तो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये लॉन्ग चेन है। इसका नाम आप लिखोगे तो बुढ़े हो जाओगे लिखते लिखते। ठीक है, तो इसका नाम सोडियम स्टीरेट, और एक होता है सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम ये सोप के टाइप है। ठीक है, सोडियम पाल्मिटेट। तो सोडियम पाल्मिटेट जो होता है, इसमें क्या होता है, C15 इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला H31 COO -Na+। देखो फ़र्क क्या है, यहाँ पे C17 है, यहाँ C15 है, यहाँ H35 है, यहाँ H31 है, इतना ही फ़र्क है। और यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन आयन है और ये सोडियम आयन है लॉन्ग चेन का। ठीक है, ओके। ये तो वीक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आयन होता है यहाँ पे। ठीक है, और सोप जो है, अब इसका बात करते हैं। सोप एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोप क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोप जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, सोप इज अ सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। बात समझ गए? सोप का स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है सोप। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सोप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। सॉल्यूशन ऑफ सोप जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और सोप सॉल्यूशन जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। क्या होगा? वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ब्लू में। ठीक है, सोप।
ओके बच्चों, आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में। सोप कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर एनिमल फैट को, वेजिटेबल ऑयल को हीट करेंगे विथ कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ देखो ये रहा रिएक्शन, ठीक है। अगर इस तरह से अगर हम लोग हीट कर देंगे फैट को, है ना, फैट ऑयल को, ठीक है, या ईस्टर को हम बोल सकते हैं, अगर हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, एक एल्काली के साथ, देखो तो क्या होगा, हीट करने पर क्या होगा, सोप बन जाता है और साथ ही साथ ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है, ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, एक एल्कोहल है बच्चों, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय the process of making soap by the hydrolysis of fats and oils, ठीक है, with alkalis is called सैपोनिफिकेशन, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग एनिमल का या प्लांट का फैट को अगर हम लोग हीट करते हैं कभी भी, ठीक है, जब भी एनिमल और प्लांट का फैट को हीट करते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये स्प्लिट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, फैट और ऑयल स्प्लिट कर जाएंगे, ये फैट ऑयल स्प्लिट कर जाएंगे, है ना। हाइड्रोलाइसिस इसे को कहते हैं, स्प्लिट कर जाना, ठीक है। और स्प्लिट करके क्या हो जाएंगे, ठीक है, दे फॉर्म क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग सोप कहते हैं, ठीक है। ओके, तो सोप इस तरह से बनता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप जो होता है लेबोरेटरी में, अगर आपको बनाना है लैब में, तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए, हाँ, अगर लैब में आपने सोप बनाना है, दया कुशवाहा, हेलो सर, हेलो दया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हाँ, हम लोग लाइव सेशन पढ़ा चुके हैं पहले, जो भी नए आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ही अर्जुन, हाँ अरुण, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट, हम लोग क्या है कि पहले ही पढ़ा चुके हैं इसका लाइव पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 ये लास्ट है, तो ख़त्म होने वाला है यहाँ पे चैप्टर अभी, ठीक है। तो आप लोग ये लास्ट का समझ लो, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप बहुत इंपॉर्टेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट, ये आप देख लो, उसके बाद आप लोग लाइव सेशन ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी और एट होम, तो जो वेजिटेबल ऑयल है, अगर उसको आपने घर में अगर आपने सोप बनाने का आपने सोचा है, तो आप एक काम करो, 20 ml क्या ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो, ठीक है, कोई भी ऑयल ले लो, नहीं तो कॉटन सीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई भी ले लो, उसको बीकर में ढालो, ठीक है, उसको क्या करो, बीकर में ढालो, ठीक है, एक बीकर में आप ढाल सकते हो इसको, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। एक बीकर में आप ढाल लो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या ले लो, फैट ले लो, ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, और इसको एक बीकर में ढालो। उसके बाद क्या करो, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ढालो साथ में और हीट करना शुरू कर दो। क्या कर दो, हीट करना शुरू कर दो, ठीक है। करीब करीब 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो इसमें, यहाँ पे डाल लो, ठीक है। और यहाँ पे कितना, 20 ml कोई भी ऑयल ले लो, कैस्टर ऑयल, जो भी आपको मन करता है ऑयल यहाँ पे ले लो, ठीक है। इसको फिर हीट करना शुरू करो, यहाँ पे हीट करना शुरू करो, यहाँ पे, ठीक है, हीट। जब ये हीट करना शुरू करोगे तो कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना है, जब हीट हो रहा होगा या कॉन्स्टेंटली आपको इसको हिलाते रहना है, स्टीर करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ से डंडा ले लो या कुछ भी ले लो, है ना, शीशा का रहता है लैब में या घर में कोई भी होगा, उससे इसको हिलाते रहो, ठीक है। तब तक हिलाते रहो जब तक एक पेस्ट ना बन जाए, जब तक एक पेस्ट ना बन जाए और सोप ना बन जाए, ठीक है, ओके। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको, जब आप इस मिक्सचर को आप हीट करते रहोगे तो आपको करना क्या है, बीच में आपने सॉल्ट डाल देना है। ये आपको पेस्ट बनने से पहले आपने सॉल्ट डाल देना है, ताकि ये सॉल्ट डालने का फ़ायदा क्या है कि बाद में जब ये होगा कि ये सोप का जो भी पार्टिकल्स वगैरह है वो सारा अलग हो जाएगा और वो
आराम से सॉल्ट होने के कारण से क्या होता है, वो अलग हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो कॉमन सोल्ट क्यों ढाला है यहाँ पे, इसका कारण है कि कॉमन सोल्ट क्या होता है, इट मेक द सोप कम आउट ऑफ सॉल्यूशन। यह जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे तो मिक्सचर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डाला था, यहाँ पे हमने कोई ऑयल डाला था, ऑयल डाला था, यहाँ पे हमने NaOH भी डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल दिया है, तो यहाँ पे एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, तो ये मिक्सचर में से अब सोप निकालना है, अलग करना है, तो सॉल्ट डालेंगे, तो सॉल्ट उसको निकलने में मदद करता है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट क्या करता है, ठीक है, ये सोप को मतलब इनसॉल्युबल बना देता है, इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने के कारण से क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो उस मिक्सचर में इनसॉल्युबल बन जाता है और वो अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेट होना, प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाँ, तो सोप जो होता है, हम आपको पता होगा कि ये क्लोथ वगैरह वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, है ना, और नहाने के लिए, कई सारी चीज़ें के लिए, है ना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल का अगर बात करें तो हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में। तो सोप मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर आपको देखना है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है वो ये वाला है। ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब है वाटर को रिपेल करने वाला। और ये जो सोडियम वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, आपका Na+ वाला जो पार्ट है, देखो क्लियरली, शॉर्ट आयोनिक पार्ट। ठीक है, ये शॉर्ट आयोनिक पार्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब क्या, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेल करने वाला, वाटर को दूर भेजने वाला, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, तो सोप जो होता है दो चीज़ से बना होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और शॉर्ट आयोनिक पार्ट, जो कि है ये वाला Na+। ठीक है, CO-, ये देखो आयोनिक पार्ट है, CONA-, ये आयोनिक पार्ट है। तो CONA- जो होता है, ठीक है, ये आयोनिक पार्ट है हेड की तरह। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, जैसे कि एल्काइल जो रहता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर में, है ना, अभी भी आपने देखा था यहाँ स्ट्रक्चर ये रहा, है ना, C17H35, ये जो एल्काइल है ना, जैसे कि C17H35 ये जो एल्काइल है वो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, ओके। तो सोप जो होता है ये क्या करते हैं, टेडपोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक टेडपोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग टेडपोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कैसे सफाई करता है, तो सोप क्या करता है, जैसे ही अगर गंदगी के साथ अगर आपका सोप मिलता है, ठीक है, तो जो डर्टी, देखो कपड़े में हमारा क्या होता है, या तो पानी से घुलने वाले चीज़ें होंगे या आपका पानी से नहीं घुलने वाले चीज़ होंगे, दो टाइप के होंगे। तो पानी से जो नहीं घुलने वाले चीज़ होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑयल डर्ट वगैरह होते हैं, ऑयल ग्रीस, है ना, ये सब होते हैं। तो कभी भी ऑयल ग्रीस वाला जो होता है नॉर्मल पानी से तो जाने वाला नहीं है, बाकी धूल मट्टी वगैरह तो नॉर्मल पानी से साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऑयल ग्रीस वगैरह जो है वो नॉर्मल पानी से साफ़ नहीं होगा। तो क्या होगा कि डर्ट जो होता है, ठीक है, ये जब हम लोग का ये सोप जब उस तक पहुंचता है डर्ट तक, है ना, तो क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है, लॉन्ग चेन का सोडियम और पोटेशियम जो होता है सॉल्ट, लॉन्ग चेन का है ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या करते हैं, इट मेक द मोलिक्यूल ऑफ अ सोप सो दैट द कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल एंड द आयोनिक एंड डिजोल्व इन वाटर। कहने का मतलब ये जो कार्बन चेन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इधर पे ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये क्या करेंगे, ये आपको पता है, आपको ये क्या है कार्बन चेन, ये क्या है, इट रिपेल वाटर। वाटर रिपेल मतलब वाटर को दूर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ये ऑयल को डिजोल्व कर लेगा, जैसे आपको गंदगी में जो ऑयल है इस ऑयल को ये खींच लेगा। ठीक है, कौन सा पार्ट, ये आयन, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ बहुत सारा। ठीक है, और ये जो एक टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग मिसेल भी कहते हैं, है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना है सोप मॉलिक्यूल का, बहुत सारा सोप मॉलिक्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर जैसा बना है, इसको हम लोग ये इस स्ट्रक्चर को पूरा हम लोग मिसेल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो अंदर की तरफ जो एंड है वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो ऑयल को खींचेगा, ऑयल को अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नॉन वाला पार्ट है, आयोनिक पार्ट है, जो Na- यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, Na-, देखो ऐसा होगा, Na- एक तरफ और लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन एक तरफ, है ना, ये गंदगी है, ऐसे 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 Na-, तो
तो ये जो होगा ये हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा, ऑयल को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो आयोनिक पार्ट है या सोडियम का जो सॉल्ट है, ठीक है, ये क्या कर लेगा आपका, ये पानी को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। दैट मीन्स वाटर ये क्या करेगा, ऑयल को सब अट्रैक्ट कर लेगा। अब हमारा जो कपड़े में गंदगी होता है वो तो ऑयल और डर्ट ही होता है ना, तो ऑयल और डर्ट ये खींच लेता है और क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है इसमें। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हम सोप को पानी से धोते हैं, कपड़े को क्लीन करते हैं, तो क्या होता है कि ये सोप का झाग के साथ वो गंदगी बाहर निकल जाता है, और जो ऑयल वगैरह है सोप का इसके साथ हाइड्रोकार्बन चेन के साथ डिजोल्व होके, ठीक है, डिजोल्व होके आप बाहर निकल जाता है, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। और अगर आप बोलोगे जो पानी में सोल्यूबल वाला, वो नॉर्मली आपका पानी के साथ जब हम लोग निचोड़ते हैं कपड़े को तब पानी के साथ ही निकल जाता है। मेन ये जो ऑयल वगैरह है ये हम लोग का ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो ये खींच लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है ना, ये अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, और ये डिजोल्व हो जाते हैं उसमें, ठीक है। आप बात करते हैं आगे कि सोप एंड इसका हो गया। अब लिमिटेशन ऑफ सोप का लिमिटेशन क्या है कि सोप सिर्फ कपड़ा धोने के लिए और हाथ वगैरह धोने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। तो जब भी हम लोग का सोप जो है जब यूज़ करते हैं हम लोग हार्ड वाटर के साथ, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। हार्ड वाटर का कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और कुछ इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है, बहुत सारा इंसोल्यूबल, इसको हम लोग स्कम भी कहते हैं, स्कम। लेकिन ये स्कम जो होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्लोथ्स में जो रहता है ये निकल तो जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं निकलता। ये क्या होता है कि ये क्लीनिंग एबिलिटी को कम कर देता है। ये जो हार्ड वाटर के साथ अगर धोएं तो तब सोप का एक्शन कम पड़ जाता है। सॉफ्ट वाटर के साथ सोप बहुत अच्छा सफाई करता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ क्या होता है कि एक प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि इंसोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। क्या ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, ओके। और क्या बनता है, सोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है जिसको बोलते हैं स्कम। व्हाट इज स्कम पूछ लेगा कभी कभी, ठीक है। तो जब सोप यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, फिर से बता रहा हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप वेस्ट हो जाता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ जब ये रिएक्ट करता है हार्ड वाटर के साथ तो ये इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाता है जिसको स्कम बोलते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं जब, तो ये उतना क्लोथ को अच्छा से वॉश नहीं करता, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, सोप बहुत ज़्यादा लग जाता है। क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। सोप बहुत ज़्यादा चाहिए हो जाता है, सोप बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा तब, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका भी एक दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग का इसका जगह कुछ दूसरा है कि अगर सॉफ्ट वाटर में अगर धोए या पानी को अगर सॉफ्ट वाटर बना दिया जाए तो आराम से हम लोग कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। तो क्या सोप जो होता है हार्ड वाटर के साथ लेदर ही नहीं बनाता, और अगर लेदर नहीं बनेगा तो क्लींजिंग एक्शन सोप का कोई काम का नहीं रहता, ठीक है। जब लेदर बनता है, जो झाग बनता है, तो वही तभी क्या होता है, सोप अच्छा से काम करता है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। तो इसीलिए क्या होगा कि जहाँ जहाँ सोप फेल हो जाता है वहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बात है, अगर आपके पास अगर हम लोग हार्ड वाटर नहीं है तो हम लोग हार्ड वाटर बना भी सकते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि हम लोग हार्ड वाटर कैसे बनाएंगे, सॉफ्ट वाटर से। तो सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर कभी भी बनाना है, ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर के साथ क्या डिसॉल्व कर देना है, कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों में से किसी को भी डिसॉल्व कर देना है, हम लोग का हार्ड वाटर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आते हैं डिटर्जेंट में आते हैं, ठीक है। जब जहाँ सोप फेल होता है वहाँ डिटर्जेंट काम आता है। तो हम लोग को सोप से कपड़ा धोने में बहुत तकलीफ होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी एक सोपलेस सोप है, ठीक है। तो डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप बिकॉज दो दे एक्ट लाइक अ सोप, ये सोप की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसमें भी क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्टीरेट। ये सोडियम स्टीरेट की तरह नहीं होते, इसलिए इसको हम लोग सोप लाइक सोप कहते हैं, सोपलेस सोप, तो ठीक है, सोपलेस सोप, सोपलेस सोप। ये हमारा एकदम लास्ट टॉपिक, हम लोग बहुत एंड में आ गए हैं एकदम टॉपिक का, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो होता है, ठीक है, ये सोडियम सोल्ट होता है लॉन्ग चेन का, बेंजीन का, किसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। और द सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का, किसका लॉन्ग चेन होता है ये, या तो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड का लॉन्ग चेन होता है, उसका सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है, या तो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, का लॉन्ग चेन के साथ ये इसका सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी क्लीजिंग प्रॉपर्टी होता है वाटर में, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग डिटर्जेंट जो होता है ये बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप, सोप से ये बहुत बेटर होता है क्योंकि ये दे डू नॉट फॉर्म इंसोल्यूबल कैल्शियम, यहाँ पे इंसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनता हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट इंसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाते, इसीलिए क्या होता है इसको वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और सोप जो होता है, ठीक है, सोप में तो क्या हार्ड वाटर के साथ लेदर नहीं बनता, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ लेदर फॉर्म करता है, ठीक है। और लेदर फॉर्म करना मतलब क्लींजिंग एक्शन एक्टिव, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो होता है ये हमने बता दिया। अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो डिटर्जेंट जो होता है ये सोप की तरह ही है, काम एक ही करता है। तो डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है। तो क्लींजिंग एक्शन जो होता है डिटर्जेंट का वो सोप की तरह ही होता है, सेम वैसे ही जैसे सोप में मिसेल बनता है वैसे डिटर्जेंट में भी मिसेल बनता है। जैसे सोप में यहाँ मिसेल बन रहा था ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनता है डिटर्जेंट में भी, ठीक है। क्लींजिंग एक्शन दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है कि सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट है किसका, पोटेशियम का, है ना, या तो सोडियम सॉल्ट होता है या पोटेशियम सॉल्ट होता है किसके साथ, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, है ना। और आयनिक ग्रुप इसमें जो होता है CONA+ होता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, या लॉन्ग चेन होता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। और इसका इसमें जो आयोनिक पार्ट होता है वो होता है SO3- Na+। सोप जो होता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो होता है हार्ड वाटर में हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सोप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, डिटर्जेंट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। सोप जो होता है रिलेटिवली वीक इसका क्लींजिंग एक्शन होता है, और डिटर्जेंट जो होता है उसका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपका लाइव सेशन कंप्लीट कर दिया है। आप लोग को अगर ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग पॉज होकर लिख सकते हो, ठीक है। और मेरा ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल्स में बहुत ही डीपली टॉपिक वाइज पढ़ाया। अगर मैं चाहता तो मैं ये ऊपर से भी पढ़ा सकता था बच्चों। आपको ऊपर से पढ़ाना मतलब टच करते हुए जाना, जस्ट टच किया और चले गए, टच किया और चले गए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं चाहता हूँ अभी भी टाइम है तो कुछ टॉपिक जो होता है वो आप क्लियरली समझे। अगर आप लोग क्लास 11-12 में साइंस पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने में बहुत आसानी होगा। तो होप करता हूँ बच्चों आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा पढ़ाई को। हाँ, एक डीप में है, आप लोग सोच रहे होंगे कि डीप में देखो कोई भी चीज़ डीप में जाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में कोई भी सफल तभी बनता है जब वो गहराई से कोई चीज़ों को समझता है। ऊपर से समझोगे तो बच्चों 2 दिन में भूल भी जाओगे और कोई काम नहीं आएगा, वो सिर्फ पास होने के लिए काम आएगा। लेकिन अगर इस तरह से आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, आपको हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। और आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, और आपको लाइफ में भी आप एक ज्ञानी आदमी बनोगे दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई ख़त्म होता है, अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट कर दो, है ना, मुझे भी पता चलेगा आपको पढ़ने में मज़ा आया आज, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 मैथ्स का हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। ओसवाल का सैम्पल पेपर 2 में कराने वाला, आपको पता होगा ओसवाल का जो है कैसे है। ओसवाल का स्टैंडर्ड मैथ आपको पता नहीं होगा तो देख लो बच्चों। स्टैंडर्ड मैथ का मैं सैम्पल पेपर 2 करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी लाइव, ठीक है, शायद कल ही हो, ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।